केस 2 है वो है करंट डिकेइंग। ठीक है। देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है। हमने क्या किया है, यहाँ से एक क्या किया है, की को क्लोज किया है। पहले क्या है, पहले जो है ये पोजीशन 1 पे था, तो पोजीशन 1 पे था तो ये इंडक्टर क्या होगा, पूरा चार्ज हो गया होगा, मतलब इसके क्रॉस पूरा कितना पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, स्विच को सेकंड पोजीशन पे लाया। स्विच को जैसे सेकंड पोजीशन पे लाऊंगा बच्चों, तो होगा क्या कि अब ये इंडक्टर इस आर के क्रॉस क्या होगा, अपने एनर्जी इसको देने लगेगा। और अपने को पता है कि रजिस्टर जो है वो एनर्जी कभी स्टोर नहीं करता, तो होगा क्या, यहाँ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जितना देगा ये उतना डेसिपेट कर देगा ना, ये जितना देगा उतना ये डेसिपेट कर देगा। देखो तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो आई है, तो इस लूप में मैं केवीएल लगाऊंगा। ठीक है। तो जैसे ही इस लूप में केवीएल लगाओगे तो आपको एक सिंपल सा इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन का जो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों, वो होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट टी का पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे आई नॉट को मैं वी नॉट अपॉन आर लिख रहा हूँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट या स्टेडी स्टेट करंट, और टाउ को मैंने क्या लिखा है, टाइम कांस्टेंट। देखो ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ये बात पता है कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके है ना। एक्सपोनेंशियल डीके का केस क्या होता है, ये है। अगर टी इज इक्वल टू टाउ, देखो यहाँ टी इज इक्वल टू टाउ पे जो करंट आया है, मैं अगर टी इज इक्वल टू टाउ डालूं तो इस केस में जो करंट मिल रहा है वो मैक्सिमम का 37% मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है, मैक्सिमम का 30%। चलो देखो अगर अपन यहाँ जो करंट ग्रोथ था उसी के जैसा सर्किट एनालिसिस करो। सर्किट एनालिसिस करने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी इंस्टेंट पे जा रहा हूँ ना। इंस्टेंट पे जाने का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस सर्किट की एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखो अगर डिकेइंग केस है तो टी इक्वल टू जीरो जैसे ही डालो, टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर के पास पूरी एनर्जी है। तो इस केस में टी इक्वल टू जीरो पे देखो जो करंट होगा इंस्टेंटेनियस करंट, उसकी वैल्यू जो होगी वो आई नॉट वी नॉट अपॉन आर स्टेडी स्टेट, जिसको अपन सैचुरेशन करंट बोलते हैं। देखो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब मैं इस केस में लेसी कंडीशन पे जा रहा हूँ, लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो देखो इस केस में क्या होगा, जो करंट की वैल्यू आ रही है वो जीरो मिल रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ अपन ग्राफ में भी देख रहे हैं, अगर टी इज इक्वल टू टाउ पुट करें बच्चों, टाइम कांस्टेंट, इस केस में डिकेइंग के केस में बच्चों जो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू ई का पावर माइनस 1 आएगा, तो ये देखो डिकेइंग के केस में टाइम कांस्टेंट जो है, टाइम की वो वैल्यू है जिसपे जो मैक्सिमम करंट है सर्किट में वो उसका 37% हो रहा है। कितना हो रहा है, 37% हो रहा है। देखो टी हाफ तो सिमिलर रहेगा, टी हाफ जो सर्किट करंट है वो टाइम जिसमें सर्किट में करंट मैक्सिमम का आधा हो जाए तो आप उसको कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने पहला केस बनाया था तो देखोगे तो वो सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर लेना। देखो अगर अपन फर्दर एनालिसिस करें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का, तो देखो कितना आ रहा होगा। चलो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं डिकेइंग केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो देखो अपन देखने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, करंट का जो इक्वेशन मिला है मेरे को उसको मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ ना बच्चों। चलो तो देखो डी आई बाई डी टी जो आ रहा होगा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आई नॉट माइनस का पॉइंट टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। अब लो यहाँ माइनस का मतलब सर, तो ये जो माइनस साइन बता रहा है, देखो ये साइन जो है वो है डीके का, क्या है, डीके का मतलब कम हो रहा है ना, कम होने का साइन है। तो अगर अपन साइन हटा दें, जाहिर सी बात है, तो आई नॉट अपॉन टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ मिल रहा होगा। तो देखो इसमें अगर मैं फर्दर एनालिसिस करूं, टी इज इक्वल टू जीरो डालूं, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो डी आई बाई डी टी मिल रहा होगा बच्चों मेरे को, वो कितना मिल रहा होगा, आई नॉट अपॉन टाउ। क्या मिल रहा होगा, आई नॉट अपॉन टाउ। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी पे जाता हूँ मैं, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जो डी आई बाई डी टी मिल रहा होगा वो जीरो मिल रहा होगा। जाहिर सी बात है कि जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी नॉट बाई एल, ठीक है, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। माइनस साइन का मतलब मैं समझा दिया कि ये सिर्फ बता रहा है क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कमी को बता रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, कमी को बता रहा है। अगर आप इस केस में ग्राफ प्लॉट करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का, तो देखो कितना आ रहा होगा। देखो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ रहा है? डिकेइंग आ रहा है, तो ये डिकेइंग कर्व। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कितना? I0/τ इज इक्वल टू V0/L। यार चलो ये t इज इक्वल टू 0। इसमें अगर t इज इक्वल टू टाउ डालोगे तो देखो कितना रहा होगा। t इज इक्वल टू टाउ जैसे ही डालोगे तो e का पावर ये 37 पे जाएगा ना, 37% आएगा मैक्सिमम का। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो देखो एक छोटा सवाल देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, फिर आपको बताना क्या है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। फाइंड करंट इन द सर्किट व्हेन t इज इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखो जो इंडक्टर है बच्चों, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो आपको पता है कि इंडक्टर का बिहेवियर जो है सर्किट में t इक्वल टू 0 पे कैसा होता है, ओपन सर्किट, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इस भी आप छोटा सा प्रॉब्लम आपसे बना के पूछा जा सकता है। चलो मैं इसी को पूछ लेता हूँ। एक मैंने यहाँ बैटरी दिया, एक यहाँ रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, और एक यहाँ इंडक्टर दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया, यहाँ एक इंडक्टर दिया। देखो अगर आइडियल इंडक्टर होगा तो उसके पास सिर्फ इंडक्टेंस वैल्यू होगी। ये 8 वोल्ट ले रहा हूँ, हाँ, ये 2 ओम है, ये 2 हेनरी है। ठीक है, ये देखो ये 2 ओम एंड 2 हेनरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल इंडक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी जो इंडक्टर होता है बच्चों वो किसी कॉइल से मिलकर बना हुआ, और आपको पता है कि कॉइल होगा तो रेजिस्टेंस होगा, तो ये नॉन आइडियल है। ये क्या है? आइडियल मतलब मैंने यहाँ आर की वैल्यू क्या माना है, तो ये हो गया आइडियल इंडक्टर। ठीक है, और देखो यहाँ पे वोल्ट डीसी वोल्टेज लगाया हूँ मुझे। देखो मैं क्या करता हूँ, t इक्वल टू 0 पे अपने को पता है इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, बताओ। देखो और ये जाहिर सी बात है कि अगर मैं t इक्वल टू 0 पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जहां भी लगा होगा, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये क्या होगा? ओपन सर्किट। ठीक है, चलो t इक्वल टू 0 पे मैंने देखा ओपन सर्किट। चलो मैं इस सर्किट को t इक्वल टू 0 पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 ओम दिया है, यहाँ एक मैंने बैटरी लगाया बच्चों। ठीक है, और ये देखो यहाँ इंडक्टर है तो ये ओपन हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक इंडक्टर है नॉन आइडियल, ये भी ओपन हो गया। तो क्या ये पाथ, मान लो यहाँ से करंट चला, मैं मान लिया कि यहाँ से आई करंट है। जो करंट पूछा हूँ ना बच्चों वो बैटरी के थ्रू पूछा हूँ, यहाँ से जो आई है उसको निकालना है। चलो यहाँ से करंट, ये तो पाथ ही ओपन है, देखो ओपन है, तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, चलो जो दूसरा सवाल पूछा हूँ वो है t इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट बताओ। मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट बनाना पड़ेगा। चलो मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ 2, यहाँ पे देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, लो मैं शॉर्ट कर दिया क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है नहीं तो मैं नहीं लिखा रेजिस्टेंस। ये 8 वोल्ट। चलो ये 2 इंडक्टर शॉर्ट, लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा ना बच्चों उसका, तो रेजिस्टेंस 2। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। चलो देखो अगर इसको आप सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू देखो क्या मिल रहा होगा। ये तो जैसे ही शॉर्ट हुआ तो ये शॉर्ट हो गया पूरा, ये टोटल शॉर्ट हो गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम पोटेंशियल पे। तो जो करंट आई फ्लो हो रहा होगा इस केस में वो तो सिंपल ऐसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी वो देखो कितना आ रहा होगा। इसमें जो करंट की वैल्यू आ रही होगी, ये छोटा सा सवाल है बस इंडक्टर का बिहेवियर चेक करा रहा हूँ। तो ये सर्किट ऐसे बन गया, ये 2 और ये 8 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू कितना होगा? P/R कितना रहा होगा? 4 एम्पियर ना। तो ये दूसरे केस में कितना रहा होगा बच्चों? ये 4 एम्पियर आ रहा है। तो जानने वाली बात ये है कि
अगर इंडक्टर सर्किट में लगा हुआ है, अगर इंडक्टर सर्किट में लगा हुआ है तो याद रखना t इज इक्वल टू 0 पे वो अगर आइडियल हुआ या नॉन आइडियल हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 पे या वो आइडियल हुआ या नॉन आइडियल हुआ, उसको अपने को क्या करना है, ओपन सर्किट। ठीक है, ये इंडक्टर है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आपको इंडक्टर को करना है शॉर्ट। अगर आइडियल हुआ तो शॉर्ट कर देना ऐसे ही, ठीक है। अगर नॉन आइडियल हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा प्रॉब्लम था ना। चलो अब एक छोटा सा और प्रॉब्लम देख लेते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वो बच्चों ग्राफ के बिहाफ पे पूछा गया है। देखो ऐसा है कि एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ अपने को, ये जो ग्राफ है वो I वर्सेस T का है। एक सर्किट का ऐसा है, दूसरा सर्किट का ऐसा है। ये है सर्किट 1, ये है सर्किट 2। ठीक है, इसका जो सैचुरेशन लेवल है इसकी वैल्यू है I0 और इसका जो सैचुरेशन लेवल है ये है 2I0 पे। ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। आपको जो बताना है वो है फाइंड रेशियो ऑफ पहला τ1 एंड τ2, मतलब इस केस में τ1 है, इस केस में τ2 है। ठीक है, दूसरा di/dt दोनों का 1 एंड di/dt रेट ऑफ चेंज दोनों के केस में आपको कंपेयर करना है। ये छोटा सा बच्चों सवाल है। चलो अगर अपन इसका सॉल्यूशन देखें तो देखो अपने को पता है di/dt t इज इक्वल टू 0 पे कितना आता है, v0/L इज इक्वल टू I0 अपॉन टाउ। ये आता है, अपन देख चुके हैं। तो देखो अपन जब दूसरा केस बनाए, अगर मैं दूसरा केस बनाऊं या पहला केस बनाऊं तो देखो अपन लिख सकते हैं di/dt 1। ठीक है, और ये क्या है, t इक्वल टू 0 पे स्लोप ही तो है, स्लोप ऑफ IT ग्राफ, स्लोप है ना। चलो तो di/dt एट 1 इज इक्वल टू I0, फर्स्ट सर्किट को देख रहा हूँ। ठीक है, I0 मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई τ1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना होगा फर्स्ट सर्किट का, देखो tan 30। तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, I0 अपॉन τ1 इज इक्वल टू tan 30, मतलब इतना। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अगर अपन दूसरे का रेट ऑफ चेंज देखें, क्या कर रहे हैं, दूसरे सर्किट का रेट ऑफ चेंज देखते हैं। di/dt सेकेंड इज इक्वल टू 2I0, मैक्सिमम कितना है इसका 2I0 अपन τ2। ठीक है, τ2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, स्लोप लिखा मैं। इसकी वैल्यू निकालो तो ये आ रहा होगा √3 के बराबर। चलो आपसे पूछा गया क्या, τ1 एंड τ2 का रेशियो बताओ। ठीक है, चलो यहाँ से मैं τ1 निकाल रहा हूँ, यहाँ से τ1 निकालो तो देखो τ1 की जो वैल्यू आ रही है वो √3 इंटू I0 आ रहा है। यहाँ पे τ2 निकालो तो देखो ये जो मिल रहा होगा वो 2I0 अपॉन √3 मिल रहा है। ठीक है, चलो अगर मैं τ1 बटा τ2 निकालूं तो τ1 देखो √3I0 डिवाइडेड बाई τ2 को वैल्यू 2I0 अपॉन √3। ये √3 ऊपर गया, I0 का था तो 3/2 आ रहा होगा। τ1/τ2 की वैल्यू कितना आ रहा है 3/2। सिमिलरली अपन यहाँ से देखें तो देखो क्या मिल रहा है, di/dt 1 डिवाइडेड बाई di/dt 2 की वैल्यू di/dt 1 जो मिल रहा है वो 1/√3 के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 1/√3 डिवाइडेड बाई
di/dt 2, ये देखो कितना मिल रहा है, √3 के बराबर। ये नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 1/3 के बराबर, ठीक है। तो इसका रेशियो जो है वो 1/3 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2। तो ये सिंपल सवाल, इस बिहाफ पे आपको छोटा छोटा सवाल बनाया जा सकता है। तो ये था डीसी एनालिसिस, ये था बच्चों डीसी एनालिसिस ऑफ एलआर सर्किट। क्या था, डीसी एनालिसिस ऑफ एलआर सर्किट। केस 2 था जब करंट सर्किट में बढ़ रहा था, और दूसरा क्या था कि जब इंडक्टर को मैंने किसी सोर्स से कम्प्लीटली चार्ज कर दिया और वो डिस्चार्ज होना चालू कर दिया। मतलब इंडक्टर खुद क्या हो रहा है, इंडक्टर जो अपना स्टोर्ड एनर्जी है वो किसको दे रहा था, सर्किट को दे रहा था ना। और सर्किट में मैंने क्या लगा रखा था, रेजिस्टेंस।